तो हमारा टॉपिक चल रहा था वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने अभी तक दो सिस्टम को डिस्कस कर लिया है, अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और दूसरा हमारा जो सिस्टम था वो वाटर एंड LIBR। और हमने देखा कि अमोनिया वाटर को हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का जो सिस्टम है इसे हम सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशनिंग पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो मेन मकसद क्या था VARS के ऊपर वर्क करने का, कि किसी तरीके से जो हाई ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको कि हम इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिकल एनर्जी कह रहे हैं, इसके यूज़ को कम करना, इसके कंजम्पशन को कम करना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि लो ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ भी वर्क कर सके। और इसीलिए हम लोगों ने किसको खोजा, VARS को, बिकॉज इट इज एन हीट ऑपरेटेड सिस्टम। लेकिन अभी भी लोगों के मन में यह था कि पंप तो अभी भी यूज हो रहा है, ठीक ना, पंप तो था, एंड पंप को ऑपरेट करने के लिए या तो मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस पंप को रिमूव करने के लिए एक कदम और आगे जाया गया कि किस तरीके से हम पूरे सिस्टम से पंप को भी क्या कर दें, रिमूव कर दें, यानी पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई भी मूविंग पार्ट ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। कंप्रेसर को हम लोगों ने पहले हटा दिया था, ठीक ना, अब रह क्या गया था, एक पंप, तो हमने पंप को भी क्या कर दिया, हटा दिया। अब जरा समझें, बेसिक पर्पस पंप का क्या था, प्रेशर बढ़ाना, प्रेशर क्रिएट करना। अब यहां पर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने पंप को ही क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस सिस्टम का मेन एम है पंप को हटाना सिस्टम से, ठीक है। अब पंप को हम फ्री में नहीं हटा पाए, पंप को हटाने के लिए हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े, और वो मॉडिफिकेशंस था एक फ्लूइड को बढ़ा देना। अभी तक VARS में हमारे पास दो ही फ्लूइड थे, एक रेफ्रिजरेंट होता था और दूसरा एब्जॉर्बेंट होता था। लेकिन पंप को हटाने के बाद ये रेफ्रिजरेशन तब काम करता है जब हम इसमें एक नया फ्लूइड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और उस नए फ्लूइड को हम कोई ना कोई इनर्ट गैस के रूप में लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो इनर्ट गैस हम यूज करते हैं वो हमारा हाइड्रोजन है। इनर्ट गैस का एक ही पर्पस है, अमोनिया के लिए लो प्रेशर क्रिएट करना। अब हमें ये देखना होगा और ये सीखना होगा कि आखिर एक इनर्ट गैस अमोनिया के प्रेशर को कैसे कम कर देती है। क्लियर है। तो मेन जो हमारा एम है वो क्या रिप्लेस करने का है, पंप हटाने का है। VARS से पंप हटाने के लिए जो नया सिस्टम हमने बनाया उसी का नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और इसको हम 3 फ्लूइड सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि पंप को हटाने के बदले में हमें एक नए फ्लूइड को इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इसके कारण ये बन गया हमारा 3 फ्लूइड सिस्टम, जिसमें कि अमोनिया है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, वाटर है जो कि एब्जॉर्बेंट है, और हाइड्रोजन गैस है जो कि एक इनर्ट गैस है। इसका मेन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के लिए क्या क्रिएट करना है, लो प्रेशर क्रिएट करना है। अभी हम समझेंगे कि क्यों अमोनिया के लिए लो प्रेशर क्रिएट किया गया। अगर प्रेशर सेम रहता तो क्या होता, ठीक है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसके सिस्टम और डिजाइन को समझते हैं। ये यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम का है। देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान। अगर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के साथ इसको कंपेयर करें तो इसमें कोई भी चीज़ एडिशनल नहीं है। जनरेटर वहाँ भी था, जनरेटर यहाँ भी है, वहाँ भी आपका एनालाइजर और रेक्टिफायर था, उन दोनों के बदले यहाँ क्या दिया गया, सेपरेटर दिया गया। बेसिकली एक वाटर सेपरेटर है, एनालाइजर भी वाटर सेपरेटर था और रेक्टिफायर भी वाटर सेपरेटर था, बट यहाँ नाम अलग यूज किया गया, सो इट इज कॉल्ड सेपरेटर। सेपरेटर के बाद वहाँ भी कंडेंसर था, वहाँ भी एवापोरेटर था और वहाँ भी एब्जॉर्बर था। तो वहाँ से यहाँ पर कुछ सिस्टम कम हो चुके हैं। आपने देखा इसमें कहीं भी पंप नहीं है, कहीं भी PRV नहीं है, और ना ही एक्सपेंशन डिवाइस है। क्लियर है। याद कीजिए, एक्सपेंशन डिवाइस हम कब लगाते हैं, हायर प्रेशर को लोअर प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक ना। लेकिन हायर प्रेशर क्रिएट करने वाले को ही हटा दिया, पंप को ही क्या कर दिया,
हटा दिया, इसलिए एक्सपेंशन वाल्व हम लगा नहीं सकते, क्योंकि पंप हाई प्रेशर क्रिएट करता था और एक्सपेंशन वाल्व लो प्रेशर क्रिएट करता था, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण रेफ्रिजरेंट का क्या होता था, फ्लो होता था। तो जब यहाँ हायर प्रेशर क्रिएट करने वाला नहीं है तो फिर लोअर प्रेशर अकेले काम नहीं कर सकता। तो फिर बात आती है कि जब यहाँ प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो कैसे होगा भाई? फ्लो यहाँ पर होता है बिकॉज ऑफ थर्मल एक्शन, थर्मल एक्शन एंड ग्रेविटी। समझेंगे इसको। यहां पर फ्लो क्यों हुआ? जनरेटर में जब आप इसको हीट अप करते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को तो स्टीम बनता है, स्टीम हल्का होता है और कहां भागता है? ऊपर। तो यहां पर जो स्टीम का फ्लो हुआ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फेज चेंज। लिक्विड से फेज चेंज होकर क्या बना? वेपर बना, और वेपर बना तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई, और जिस चीज की भी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा कहां जाता है? ऊपर जाता है। इसीलिए यहां से रेफ्रिजरेंट का फ्लो बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, या कहें ड्यू टू थर्मल एक्शन हो रहा है। तो यहां से स्टीम निकल के, अच्छा यहां से जब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हम गर्म किया हम लोगों ने, तो अमोनिया के साथ साथ कौन किसका वेपर निकला? वाटर का, और ये दोनों कहां पहुंच गए? सेपरेटर में। सेपरेटर ने क्या किया? यहां से अमोनिया को तो बाहर जाने दिया, अमोनिया वेपर फेज में बाहर जाने दिया, लेकिन वाटर को क्या कर दिया? कंडेंस करा दिया, और किस स्टेट में ले आया? लिक्विड स्टेट में। और इसको लिक्विड स्टेट में ला करके वापस कहां भेज दिया? एब्जॉर्बर में। बात समझ में? हाँ। और यहां से देखिए किसके माध्यम से आ रहा है? ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ग्रेविटी के माध्यम से आराम से यहां से यहां गया। अब ऊपर वेपर, अभी भी तो वेपर कहां जाएगा? ऊपर। अमोनिया वेपर ऊपर गया, किसके अंदर? कंडेंसर के अंदर। और कंडेंसर का पर्पस क्या है? कंडेंस कराना। वहां पर जाके अमोनिया क्या हो जाता है? कंडेंस होकर अपना फेज चेंज कर लेता है। तो यहां अमोनिया वेपर इन करता है, लेकिन बाहर कौन आता है? अमोनिया लिक्विड। और ये लिक्विड अब तो लिक्विड स्टेट में आ गया, अब ये किसकी मदद से नीचे जाएगा? ग्रेविटी की मदद से। इसलिए कंडेंसर को हम ऊपर लगाते हैं और नीचे ग्रेविटी की मदद से ये फ्लो होता है, किसके अंदर आता है? एवोपरेटर के अंदर। अब यहां पर रोल शुरू होता है किसका? हाइड्रोजन गैस का। एवोपरेटर के अंदर पहले से ही हम किसको बिठा के रखते हैं? हाइड्रोजन को। समझेंगे। अभी मान के चलते हैं कि यहां पहले से कौन मौजूद है? हाइड्रोजन गैस मौजूद है, ठीक ना? पार्शियल प्रेशर समझते हैं। अब यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा किसका किसका? अमोनिया का और हाइड्रोजन का। बात समझ में आ रही है? अमोनिया और हाइड्रोजन का। अब देखिए, जब ये अमोनिया कंडेंसर में था तो इसका कुछ प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? इसी के प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन जब ये अमोनिया यहां से यहां आया तो यहां ये अकेला नहीं है, यहां पहले से कौन है? हाइड्रोजन है। यानी अब यहां का जो टोटल प्रेशर होगा वो दो लोगों के कारण है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अब क्या होगा? पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में यहां पर अमोनिया का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ में आ रही है? पूरे सिस्टम में अमोनिया अकेले चल रहा था, लेकिन जब यहां पे पहुंचा तो अमोनिया के साथ कौन मौजूद है यहां पे? हाइड्रोजन। अब यानी यहां पे जो टोटल प्रेशर होगा उसमें दो लोगों की भागीदारी होगी, हाइड्रोजन की भी और अमोनिया की भी। इस तरह से देखें तो पूरे सिस्टम में अमोनिया का प्रेशर अलग होगा और एवोपरेटर में अमोनिया का प्रेशर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलग होने का मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर में यहाँ अमोनिया अकेले नहीं है, अमोनिया के साथ साथ कौन है? हाइड्रोजन भी है, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर कम हुआ, लो प्रेशर पे ही अमोनिया क्या होने लगता है? एवोपरेट होने लगता है। अभी हम लोग डिस्कस की थी कि किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हम कैसे कम कर सकते हैं? उसके प्रेशर को क्या कर दें? कम कर दें। तो यहाँ पर अमोनिया का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि और इस लो पार्शियल प्रेशर के कारण अमोनिया क्या होने लगता है? एवोपरेट होने लगता है। और जब ये एवोपरेट होता है तो अपने साथ एनर्जी को क्या करता है? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू चेंज इन फेज। लिक्विड से फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब यहां से आया तो था लिक्विड अमोनिया, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? वेपर के फॉर्म में। और वेपर के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, अब इसके साथ किसके साथ मिक्स हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस स्टेट में था, अमोनिया भी किस स्टेट में आ गया? वेपर में आ गया। अब देखें जरा नीचे कौन है?
एब्जॉर्बर। और एब्जॉर्बर पे कौन आके रुका हुआ है? H2O। H2O की क्या प्रॉपर्टी है भाई? इसकी हाई एफिनिटी है, इसकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है किससे दोस्ती करने की? अमोनिया से नहीं, अमोनिया वेपर से। बात समझ में आ रही है? ये जैसे ही अमोनिया वेपर बनता है उसको खींचना क्या कर सकता है? शुरू कर देता है। जब अमोनिया वेपर को खींचता है तो साथ में अमोनिया के साथ कौन खींचा चला आता है? हाइड्रोजन भी खींचा चला आता है। लेकिन जब एब्जॉर्बर में अमोनिया और हाइड्रोजन गैस पहुंचते हैं तो वाटर कहता है हाइड्रोजन से कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमने तो सिर्फ किसको बुलाया है? अमोनिया वेपर को बुलाया है। और वो अमोनिया वेपर के साथ को अपने साथ क्या करता है? घुला लेता है। वाटर की प्रॉपर्टी है कि बहुत सारी अमोनिया गैस को क्या कर सकता है? अमोनिया वेपर को अपने साथ घुला करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेता है। तो आया तो था यहाँ हाइड्रोजन और अमोनिया, बट एब्जॉर्बर में जो वाटर था उसने किसको अपने साथ मिलाया? सिर्फ अमोनिया वेपर को। बचा कौन रह गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कोई पूछ नहीं है। अब हाइड्रोजन के पास तीन रास्ते हैं, वो या तो नीचे जाए, या तो इधर जाए, या फिर इधर जाए। लेकिन इधर से क्या है भाई? वाटर आ रहा है, वो जाने नहीं देता है। नीचे जा नहीं सकता क्योंकि किस स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है। तो इसको फिर से क्या मिलता है? एक बाईपास मिलता है, यहां से निकल के फिर से कहां पहुंच जाता है? एवोपरेटर में। यानी हाइड्रोजन गैस एवोपरेटर से कहां आता है? एब्जॉर्बर। कब? जब यहां पे जो वाटर है वो अमोनिया वेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तब हाइड्रोजन इसके साथ यहां चला आता है। लेकिन चूंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करता तो ये यहां से निकल के फिर से वापस कहां पहुंच जाता है? एवोपरेटर। यानी ये हाइड्रोजन की साइकिल है, यहां से यहां और फिर यहां से यहां। हाइड्रोजन सिर्फ इतने ही दूर में क्या करते रहता है? घूमते रहता है। अब मकसद समझे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से यहां पर किसके प्रेशर को कम कर दिया जाए? अमोनिया के प्रेशर को पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया जाए? कम कर दिया। क्योंकि जैसे ही अमोनिया लो प्रेशर पे जाएगा वो क्या होने लगेगा? वो वेपराइज हो जाएगा। तो यहां जो ये तीसरा सिस्टम यूज किया गया हाइड्रोजन, इसका एक ही मकसद है, टू क्रिएट अ लो प्रेशर फॉर अमोनिया। कहां पर? इन एवोपरेटर। क्योंकि जैसे ही अमोनिया का लो प्रेशर होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए हाइड्रोजन गैस सिर्फ यहां से यहां और फिर यहां से वापस यहां। और यहां पर अब जैसे ही इसने अमोनिया को एब्जॉर्ब किया वाटर ने, अभी इसने क्या बना लिया? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अमोनिया वाटर के साथ मिल गया तो फिर से क्या बनाया? ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वापस ग्रेविटी की मदद से कहां पहुंच जाता है? जनरेटर में पहुंच जाता है। और ये सिस्टम फिर से साइकिल बिल्कुल ऐसे ही अपना काम करते रहती है। अब थोड़ा सा समझे और जो टेक्निकलिटी है, ये सिस्टम फ्लो के लिए क्या यूज कर रहा है? थर्मल एक्शन और ग्रेविटी। इसलिए इसका परफॉर्मेंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ही कम है। अभी तक हम लोगों ने कहा था कि VARS को बहुत बड़े लेवल के लिए डिजाइन किया जा सकता है, 100 टन, 50 टन, 200 टन के लिए डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन इस सिस्टम को हम 1 टन के लिए भी डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी COP क्या हो जाएगी? बहुत ही कम, क्योंकि हमारे अनुसार ये सिस्टम काम नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको बहुत ही लो कैपेसिटी के लिए डिजाइन करते हैं, बहुत छोटे सिस्टम के लिए बनाते हैं, क्योंकि इसकी COP बहुत अच्छी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है, कोई प्रेशर बढ़ाने वाला नहीं है, और ना ही प्रेशर कम का एक्सपेंशन वाल्व भी नहीं है। देखिए हर जगह कंडेंसर के बाद क्या लगा रहता था? एक्सपेंशन वाल्व। और उससे जब हम रेफ्रिजरेंट को गुजारते थे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम होता था। लेकिन यहाँ कोई एक्सपेंशन डिवाइस नहीं है, तो टेम्परेचर कम कैसे हुआ? टेम्परेचर कैसे कम हो रहा है? अमोनिया के एवोपरेशन के कारण। जब अमोनिया एवोपरेट होगा तो उसका फेज चेंज होगा। कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि अमोनिया का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना था? 1372 किलो जूल पर केजी। तो जब अमोनिया अपना फेज चेंज करता है तो वहां से हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमको क्या मिलती है? कूलिंग मिलती है। क्लियर है? तो पूरी फंक्शनिंग वर्किंग सबका समझ में आ रहा है। यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहां पर क्या जा रहा है। यहां पर जनरेटर से जब निकला था तो अमोनिया वाटर वेपर फेज में निकले थे। सेपरेटर में वाटर कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर ग्रेविटी की मदद से कहां जाता है? एब्जॉर्बर में, और अमोनिया वेपर आगे चला जाता है।
जो जाकर कहाँ पे कंडेंस होता है, कंडेंसर में। कंडेंसर के बाद आपको लिक्विड अमोनिया मिलता है, और ये लिक्विड अमोनिया जब एवापोरेटर में पहुंचता है, यहाँ पहले से कौन मौजूद रहता है, हाइड्रोजन रहता है, जिसके कारण पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अमोनिया का जो प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर अमोनिया का हो जाता है कम, क्योंकि जो यहाँ का टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया के बराबर होगा, जिसके कारण पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में अमोनिया का प्रेशर कम हो जाता है और लो प्रेशर पे अमोनिया एवोपरेट होना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो अपना फेज कन्वर्ट करता है और इस दौरान वो लैटेंट हीट के रूप में हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कूलिंग हो जाती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेपर फॉर्म में हाइड्रोजन गैस के साथ बाहर आता है और इसको इस तरफ नीचे कौन खींच रहा है, एब्जॉर्बर में जो वीक सॉल्यूशन यानी जो वाटर था वो इस अमोनिया को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे अमोनिया वेपर के साथ कौन आ जाता है, हाइड्रोजन भी चला आता है। लेकिन पानी करता क्या है भाई, सिर्फ अमोनिया को घुलाता है, हाइड्रोजन को नहीं। तो हाइड्रोजन वापस यहाँ से साइड से निकल के फिर कहाँ पहुँच जाता है, एवापोरेटर में। जब यहाँ पर अमोनिया वाटर के साथ घुल जाता है तो ये सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इसको फिर से ग्रेविटी की मदद से कहाँ लाया जाता है, जनरेटर में, और यही साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। क्लियर है, नोट करें, हो गया।